नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे सामने भारत के इकोनॉमिक प्लानिंग यानी आर्थिक नियोजन का पूरा इतिहास है। जी। हमारे सोर्सेस हमें आज़ादी से पहले के उस दौर में ले जाते हैं जब भारत के भविष्य को लेकर बड़े बड़े सपने देखे जा रहे थे। फिर प्लानिंग कमीशन मतलब योजना आयोग कैसे बना, कैसे उसने दशकों तक देश की किस्मत तय की, और फिर आखिर में नीति आयोग में वो कैसे बदला, ये पूरी कहानी हम आज देखेंगे। तो चलिए इस सफर की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि भारत ने अपनी आर्थिक नियति को, अपनी इकोनॉमिक डेस्टिनी को शक्ल देने के लिए प्लानिंग का रास्ता ही क्यों और कैसे चुना। ये सिर्फ पॉलिसीज की कहानी नहीं, बल्कि कंपीटिंग आइडियाज यानी अलग अलग विचारधाराओं के टकराव की भी कहानी है। बिल्कुल। और ये समझना बहुत दिलचस्प है कि प्लानिंग का आइडिया कोई आजादी के बाद अचानक से नहीं आया। अच्छा। हाँ, इसकी जड़ें हमारे स्वतंत्रता संग्राम और 1930 के दशक में दुनिया भर में जो उथल पुथल चल रही थी उसमें बहुत गहरी थी। हमारी आज की चर्चा का मकसद यही जानना है कि कैसे उद्योगपतियों से लेकर समाजवादियों और गांधीवादियों तक के विचार आपस में टकराए और उन्होंने मिलकर भारत की आर्थिक यात्रा की नींव रखी। तो इस सब की शुरुआत कहाँ से हुई? भारत में नेशनल प्लानिंग यानी राष्ट्रीय नियोजन का ये विचार आया कहाँ से? देखिए, इसकी एक बड़ी प्रेरणा मिली 1928 में सोवियत संघ के पहले 5 ईयर प्लान से। ओह, सोवियत यूनियन से। हाँ, दुनिया में पहली बार किसी देश ने इतने बड़े पैमाने पर अपनी पूरी अर्थव्यवस्था को एक केंद्रीय योजना के तहत चलाने का प्रयोग किया था। और उस वक्त भारत के जो राष्ट्रवादी नेता थे वो ब्रिटिश राज की आर्थिक नीतियों से त्रस्त थे। उन्हें लगा कि देश की गरीबी और पिछड़ेपन से लड़ने के लिए प्लानिंग एक जबरदस्त हथियार हो सकता है। मतलब एक कॉलोनियल इकोनॉमी से निकलकर एक सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी बनने का रास्ता। और मैसूर के पूर्व दीवान एम विश्वेश्वरैया ने, एक इंजीनियर ने, जी, 1934 में उन्होंने द प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया नाम की किताब लिखी जो अपने आप में एक ब्लूप्रिंट था। उनका मॉडल था अमेरिकन स्टाइल डेमोक्रेटिक कैपिटलिज्म, यानी एक ऐसी व्यवस्था जहां लोकतंत्र भी हो और पूंजीवाद भी, लेकिन सरकार का काम हो औद्योगिकरण को दिशा देना। बिल्कुल। उनका लक्ष्य साफ था, 10 साल में देश की राष्ट्रीय आय को दोगुना करना। तो एक इंजीनियर ने पहली चिंगारी लगाई, लेकिन जल्दी ये सिर्फ एक एकेडमिक बहस नहीं रही होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। देश के बड़े उद्योगपति भी इस मैदान में कूद पड़े। 1934 में ही फिक्की यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, हाँ, उनका प्रस्ताव आया और यहीं पर कहानी बहुत दिलचस्प हो जाती है। कैसे? फिक्की भारत के सबसे बड़े पूंजीपतियों का संगठन था। उनके अध्यक्ष एनआर सरकार ने खुले तौर पर कहा कि लेजे फेयर के दिन लद गए हैं। लाजे फेयर मतलब वो सिद्धांत की सरकार को बाजार में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, सब कुछ डिमांड और सप्लाई पर छोड़ देना चाहिए। सही पकड़ा। और ये थोड़ा अजीब नहीं लगता कि पूंजीपति जो आमतौर पर फ्री मार्केट की वकालत करते हैं वो कह रहे थे कि सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। हाँ, ये तो वाकई हैरान करने वाली बात है। आज के दौर में तो हम इसका ठीक उल्टा सुनते हैं। ऐसा क्यों था? इसके पीछे 2 बड़ी वजहें थीं। पहली, उस वक्त के उद्योगपति राष्ट्रवादी भी थे। वो मानते थे कि ब्रिटिश राज ने भारत को औद्योगिक रूप से पनपने ही नहीं दिया। अच्छा। इसलिए आजाद भारत की सरकार को एक्टिव रोल निभाकर भारतीय उद्योगों को संरक्षण और बढ़ावा देना होगा। और दूसरी वजह? दूसरी वजह थी दुनिया में चल रहे नए विचारों का असर। 1929 की जो महामंदी थी, द ग्रेट डिप्रेशन, उसने लेसे फेयर की सोच को गहरी चोट पहुंचाई थी। दुनिया देख रही थी कि कैसे मशहूर अर्थशास्त्री केन्स कह रहे थे कि मंदी से लड़ने के लिए सरकार को अर्थव्यवस्था में पैसा डालना चाहिए। और अमेरिका में राष्ट्रपति रूजवेल्ट का न्यू डील भी तो था। बिल्कुल, वो भी सरकारी हस्तक्षेप से इकोनॉमी को पटरी पर लाने की ही कोशिश थी। तो भारत के उद्योगपति भी समझ रहे थे कि अब पुरानी सरकार कुछ नहीं करेगी वाली सोच काम नहीं आएगी। मतलब वैश्विक हवा भी प्लानिंग के पक्ष में बह रही थी और इसी माहौल में कांग्रेस ने भी अपना कदम बढ़ाया। 1938 का कांग्रेस प्लान। हाँ, 1938 में कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस की पहल पर नेशनल प्लानिंग कमेटी यानी एनपीसी बनी, जिसकी अध्यक्षता नेहरू को सौंपी गई। अच्छा, नेहरू उसके अध्यक्ष थे? जी। और एनपीसी का दायरा बहुत बड़ा था। इसमें सिर्फ उद्योगपति नहीं थे। कौन कौन थे फिर? इसमें वैज्ञानिक, शिक्षाविद, टेक्नोक्रेट, मजदूर नेता, समाजवादी, कम्युनिस्ट, मतलब समाज के हर तबके के प्रतिनिधि शामिल थे।
ये भारत के भविष्य का खाका तैयार करने की सबसे व्यापक कोशिश थी। तो एक तरह से भले ही दूसरे विश्व युद्ध और भारत छोड़ो आंदोलन के कारण एनपीसी अपनी योजनाएं लागू नहीं कर पाई, लेकिन उसने वो इंटेलेक्चुअल होमवर्क कर लिया था जो आज़ादी के बाद तुरंत काम आया। बिल्कुल, इसने एक वैचारिक जमीन तैयार कर दी थी और इसी जमीन पर 1944-45 में एक और बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज सामने आया जिसे हम बॉम्बे प्लान के नाम से जानते हैं। बॉम्बे प्लान, ये नाम तो बहुत सुना है। हाँ, इसे पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास, JRD टाटा और GD बिरला जैसे 8 बड़े उद्योगपतियों ने तैयार किया था। ये तो बहुत दिलचस्प बात है। मतलब उस वक्त देश के सबसे बड़े पूंजीपति जैसे टाटा और बिरला और नेहरू की समाजवादी सोच वाली कांग्रेस, हाँ, दोनों एक ही नतीजे पर पहुंच रहे थे कि भारत को एक प्लान्ड इकोनॉमी की जरूरत है जिसमें सरकार की एक बड़ी भूमिका हो। यही इस दौर का सबसे बड़ा टेक अवे है। आजादी से पहले इस बात पर लगभग आम सहमति थी कि भारत लेजे हेयर का रास्ता नहीं अपना सकता। बहस इस पर नहीं थी कि प्लानिंग होनी चाहिए या नहीं, बल्कि इस पर थी कि प्लानिंग कैसी होनी चाहिए। अच्छा। और बॉम्बे प्लान और कांग्रेस के एनपीसी के विचारों में कई समानताएं थीं। दोनों मानते थे कि कृषि में सुधार करना होगा, जमींदारी खत्म करनी होगी। दोनों ने भारी उद्योगों के साथ साथ छोटे और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने की बात की, और दोनों का मानना था कि शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे सामाजिक कल्याण के कामों में सरकार को भारी निवेश करना होगा। लेकिन क्या सभी इस इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी औद्योगिकरण के मॉडल से सहमत थे? गांधी जी की सोच तो इससे बिल्कुल अलग थी। बिल्कुल। और यहीं पर हमें भविष्य के भारत को लेकर 2 बिल्कुल अलग तस्वीरें दिखती हैं। कौन सी 2 तस्वीरें? एक तरफ टाटा बिरला और नेहरू का आधुनिक औद्योगिक भारत का सपना, और दूसरी तरफ गांधी जी का आत्मनिर्भर गांवों वाला भारत। 1944 में ही श्रीमन नारायण अग्रवाल ने द गांधीयन प्लान पेश किया। इस प्लान का फोकस क्या था? इस प्लान का फोकस बिल्कुल अलग था। इसमें बड़े उद्योगों, भारी मशीनरी और केंद्रीय सत्ता की जगह खेती, छोटे-छोटे कुटीर उद्योगों और सेल्फ कंटेन्ड विलेजेस यानी आत्मनिर्भर गांवों पर जोर दिया गया। मतलब एक पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी। हाँ, जहां पावर दिल्ली में नहीं बल्कि गांवों में हो। गांधी जी को डर था कि बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण से असमानता बढ़ेगी और इंसान मशीन का गुलाम बन जाएगा। तो आजाद भारत के सामने ये कितना बड़ा सवाल रहा होगा कि कौन सा रास्ता चुने। ये तो सबसे बड़ा वैचारिक संघर्ष था। बिल्कुल। और आजाद भारत ने नेहरू के नेतृत्व में पहले रास्ते को चुना। उनका मानना था कि गरीबी, भुखमरी और पिछड़ेपन से लड़ने के लिए बड़े उद्योग, बांध और आधुनिक तकनीक जरूरी है। गांधीवादी मॉडल को अव्यावहारिक समझा गया। कह सकते हैं उसे आदर्शवादी तो माना गया, लेकिन उस वक्त की जरूरतों के लिए शायद अव्यावहारिक समझा गया। इसी बहस में 2 और आवाजें थीं। 1945 में MN रॉय का द पीपल्स प्लान। ये मार्क्सिस्ट समाजवाद से प्रेरित था। हाँ, और ये हर नागरिक को जीवन की बुनियादी जरूरतें, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य मुहैया कराने पर जोर देता था। और फिर 1950 में जयप्रकाश नारायण का द सर्वोदया प्लान, जो गांधीवादी विचारों और विनोबा भावे के सर्वोदय यानी सबका उदय की अवधारणा पर आधारित था। इतने सारे अलग अलग प्लान्स, गांधीवादी, समाजवादी, पूंजीवादी, ऐसा लगता है जैसे आजादी से पहले ही भविष्य के भारत को लेकर एक जबरदस्त मंथन चल रहा था। बिल्कुल। और इसी मंथन से आजाद भारत में प्लानिंग कमीशन का जन्म हुआ। मार्च 1950 में? सही कहा। मार्च 1950 में सरकार के एक प्रस्ताव के जरिए प्लानिंग कमीशन यानी योजना आयोग की स्थापना की गई। लेकिन यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अक्सर नजरअंदाज की जाने वाली बात है। वो क्या? योजना आयोग एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन स्टैट्यूटरी निकाय था। इसका क्या मतलब हुआ? एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन स्टैट्यूटरी? एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल यानी संविधानेतर का मतलब है कि इसका जिक्र भारत के संविधान में कहीं नहीं है। अच्छा। और नॉन स्टैट्यूटरी यानी गैर सांविधिक का मतलब है कि इसे संसद के किसी कानून के द्वारा नहीं बनाया गया था, जैसे चुनाव आयोग या वित्त आयोग को बनाया गया है। इसे सिर्फ सरकार के कार्यकारी आदेश से बनाया गया था। ये तो कमाल की बात है। मतलब प्लानिंग कमीशन ना तो संविधान का हिस्सा था और ना ही संसद के कानून से बना था, फिर भी दशकों तक ये देश की सबसे शक्तिशाली आर्थिक संस्थाओं में से एक बना रहा। यही इसकी खासियत थी।
ये प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में काम करने वाला एक सलाहकार निकाय था, एक थिंक टैंक, जिसका काम था देश के संसाधनों का आकलन करना, पंचवर्षीय योजनाएं बनाना और उनके लिए राज्यों को फंड आवंटित करना। इसने भारत के विकास को एक दिशा दी। बिल्कुल। तो इन योजनाओं के मुख्य उद्देश्य क्या थे? किस दिशा में ले जाना था भारत को? मोटे तौर पर 6 बड़े लक्ष्य थे। पहला, इकोनॉमिक ग्रोथ यानी आर्थिक समृद्धि, देश की उत्पादन क्षमता को लगातार बढ़ाना। ठीक है। दूसरा, पॉवर्टी एलिवेशन यानी गरीबी उन्मूलन, जो हमेशा से एक केंद्रीय लक्ष्य रहा। तीसरा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, रोजगार सृजन। चौथा, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को कम करना। और पांचवा था सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता। हाँ, यानी आयात और विदेशी मदद पर अपनी निर्भरता को कम करना। और छठा था मॉडर्नाइजेशन यानी आधुनिकीकरण। मतलब पारंपरिक अर्थव्यवस्था से निकलकर विज्ञान और तकनीक पर आधारित एक आधुनिक समाज बनाना। बिल्कुल। लेकिन इन सभी लक्ष्यों को एक साथ साधना हमेशा आसान नहीं रहा होगा। जैसे क्या भारी उद्योगों पर ध्यान देने से रोजगार सृजन पर असर नहीं पड़ता? ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था और हमेशा एक बहस का मुद्दा रहा। कई बार ग्रोथ और इक्वालिटी के बीच संतुलन बनाना मुश्किल होता था। बहरहाल, इस पूरी प्रक्रिया में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 1952 में नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल यानी एनडीसी का गठन किया गया। राष्ट्रीय विकास परिषद। जी, इसमें प्रधानमंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते थे। सैद्धांतिक रूप से योजनाओं को अंतिम मंजूरी एनडीसी ही देती थी, ताकि केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग बना रहे। और फिर 65 साल तक भारत की आर्थिक नीति को दिशा देने के बाद 2015 में प्लानिंग कमीशन का युग समाप्त हो गया। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। ऐसा क्यों हुआ? समय के साथ योजना आयोग की प्रासंगिकता पर सवाल उठने लगे थे। खासकर 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद, जब भारत ने बाजार आधारित अर्थव्यवस्था की ओर कदम बढ़ाया, तो एक केंद्रीकृत योजना बनाने वाली संस्था की भूमिका कम होने लगी। और इस पर ये आरोप भी तो लगते थे कि ये एक टॉप डाउन संस्था बन गई है। बिल्कुल। सबसे बड़ी आलोचना यही थी कि ये टॉप डाउन या ऊपर से नीचे के दृष्टिकोण पर काम करती थी। दिल्ली में बैठे कुछ विशेषज्ञ पूरे देश के लिए, हर राज्य के लिए एक ही जैसी योजना बना देते थे, जो जमीनी हकीकत से अक्सर दूर होती थी। वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच कह सकते हैं। एग्जैक्टली। राज्यों की शिकायत रहती थी कि उनसे सलाह मशवरा नहीं किया जाता और उन्हें एक तरह से केंद्र के सामने कटोरा लेकर खड़ा होना पड़ता है। अच्छा। इसी के जवाब में 1 जनवरी 2015 को सरकार ने योजना आयोग को समाप्त कर दिया और उसकी जगह नीति आयोग यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया की स्थापना की। ये सिर्फ नाम का बदलाव नहीं था, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक फिलॉसफिकल शिफ्ट था। नीति आयोग को एक थिंक टैंक या नीतिगत सलाह देने वाली संस्था के रूप में बनाया गया है, जो राज्यों को फंड आवंटित नहीं करता। इसका जोर बॉटम अप अप्रोच यानी नीचे से ऊपर के दृष्टिकोण और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सहकारी संघवाद पर है, जहां केंद्र और राज्य मिलकर नीतियां बनाएं। तो आज हमने भारत में आर्थिक नियोजन की इस पूरी यात्रा को देखा। ये कहानी आजादी से पहले के अलग अलग सपनों से शुरू हुई, जहां उद्योगपतियों, गांधीवादियों और समाजवादियों के अपने अपने विचार थे, और एक शक्तिशाली केंद्रीकृत योजना आयोग की स्थापना तक पहुंची, जिसने दशकों तक भारत के विकास का रास्ता तय किया। और हमने ये भी देखा कि कैसे समय और बदलती जरूरतों के साथ, खासकर 1991 के बाद, प्लानिंग का स्वरूप बदला। अंत में केंद्रीकृत योजना का युग समाप्त हुआ और नीति आयोग के रूप में एक नए, ज्यादा सहयोगात्मक मॉडल ने उसकी जगह ली। ये भारत की बदलती आर्थिक वास्तविकताओं और प्राथमिकताओं का प्रतीक है। हमारी आज की ये गहरी पड़ताल यहीं समाप्त होती है, पर जाने से पहले हम सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जिस तरह से टेक्नोलॉजी, विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिग डेटा आज हर क्षेत्र को बदल रही है, भविष्य में भारत के लिए प्लानिंग या नियोजन का क्या मतलब हो सकता है? क्या एक नया मॉडल उभर सकता है जो इन तकनीकों का इस्तेमाल करके विकास को ज्यादा सटीक और प्रभावी ढंग से निर्देशित करे और शायद उन पुराने वैचारिक मतभेदों से आगे निकल जाए?